आज जो केस मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ, वो केस अपने आप में बहुत अनोखा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अब तक अगर आप मेरे पाथ ऑफ पीस चैनल से आए हैं तो आत्महत्या के विषय में आपने ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी और आत्मा का किस तरीके से विभाजन होता है, आत्मा के विषय में आपने बहुत कुछ जान लिया है। ये जो आज का केस है, ये अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने पहले चैनल पाथ ऑफ पीस पर आत्मा की समानांतर जिंदगियों के विषय में जिक्र किया है, यानी आत्मा के विभाजन के विषय में जिक्र किया है कि किस तरीके से आत्मा जो कि एक ऊर्जा है वो अपने आप को एक ही वक्त में दो शरीरों में डिवाइड कर लेती है। यानी आप धरती पर हैं लेकिन आप एक ही आत्मा हैं और आप दो अलग अलग स्थानों पर दो अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोल है, जो यानी सोल क्या है, वो ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा ने खुद को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक इसी धरती पर कहीं और जीवन जी रहा है, शायद अमेरिका में या इंग्लैंड में, और आधा हिस्सा ऊर्जा का कहीं और जीवन जी रहा है, कहीं पर भी, शायद हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, कहीं पर भी। अभी तक मैंने इस तरह की जानकारी पाथ ऑफ पीस चैनल पर आप लोगों के सामने पेश की है, लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों को ये केस कैसा लगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत नई जानकारी देने वाला अनोखा केस है। क्योंकि आज तक जितने भी जो मेरी सालों की रिसर्च रही है उसमें भी मैं पहली बार इस तरह का कोई केस पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हैरान हूँ, मेरे लिए अनबिलीवेबल नहीं है ये, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आत्मा का इस तरह का भी व्यवहार हो सकता है। लेकिन आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, इसे प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का एक केस आत्महत्या से जुड़ा हुआ है और बहुत ही नई जानकारी आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा है, इसलिए इस केस का मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा महत्व है। क्योंकि आज तक जितना भी मेरा शोध कार्य रहा है, ये उसमें एक इजाफा है, एक नई जानकारी का इजाफा। आज हम आत्महत्या से रिलेटेड एक केस का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व जन्म में व्यक्ति आत्महत्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ है और इस बर्थ में उसने फिर से जन्म लिया है। लेकिन कुछ एक बातें तो ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो जिस तरह की लाइफ लेसन से वो भागने की उसने कोशिश की थी, उसी तरह के लाइफ लेसन उसके सामने फिर से आते हैं। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, ये कोई नई जानकारी नहीं है। लेकिन इस केस में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हेलमुट कोलर नाम का एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या की और उसकी आत्महत्या के कुछ दिन पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसकी आत्महत्या के बाद मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है कुछ दिन पहले एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा उस हेलमुट कूलर का रीबर्थ है ना। ये इंटरेस्टिंग बात, बाद में नहीं, उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले। यानी अभी हेलमुट कूलर ने आत्महत्या भी नहीं की थी, वो सिर्फ इस प्रोसेस से गुजर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। और उसकी मृत्यु से भी पहले वो माँ के गर्भ में आ जाता है और उसके बाद, उसके जन्म के भी बाद हेलमुट कूलर आत्महत्या को प्राप्त होता है। तो ये क्या था? तो किस तरीके से हेलमुट कूलर की ही आत्मा खुद अपनी मृत्यु से भी पहले जन्म ले सकती है? सुनने में नामुमकिन लग रहा है, लेकिन शायद ये समानांतर आत्मा का केस है। मैं इस केस को इसी नज़रिए से समझ पाई हूँ। आगे आप लोगों की इस विषय में जो राय हो वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हेलमुट कूलर का जन्म 7 जनवरी 1834 को नॉर्थ सी पर एक बंदरगाह विल्हेम्सहेवेन, जर्मनी में एक ईसाई परिवार में हुआ था। हेलमुट कूलर विवाहित था, उसके कई बच्चे थे, जिसमें से उसका एक बेटा था जिसका नाम था लुडविग और उसका जन्म हुआ था 1873 में। हेलमुट अपने जो उसका नगर था विल्हेम्सहेवेन, वहाँ पर एक लकड़ी का व्यवसायी था और काफ़ी अच्छा उसका बिजनेस चलता था।
वो एक शिप ब्रोकर और लकड़ी मिल का संचालक भी था। उसका काम काफ़ी बड़े स्केल पर चलता था, तो वो नॉर्वे से, स्वीडन से, रूस, अमेरिका, कई देशों से लकड़ी खरीदा करता था और वो लकड़ी जहाज के द्वारा, पानी के जहाज के द्वारा उस तक पहुंचाई जाती थी। 1887 में हेलमुट ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शायद जो एक बिल पास होगा जिसकी वजह से जो लकड़ी है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, उसे ऐसा लगा। तो उसे लगा कि वो कम दर पे पहले ही विदेश से काफ़ी बड़ी मात्रा में लकड़ी खरीद ले, ताकि उसे ये लकड़ी महंगी ना पड़े। आगे वो उसका जो निर्माण करता था, फर्नीचर जो भी वो बनाता था, उसका निर्माण करके आगे बड़ी कीमत पर उसे बेच सके। लेकिन हुआ इसके उलट। जिस बिल के पास होने का उसे अंदाज़ा था वो नहीं हुआ, और जो लकड़ी की वास्तविक कीमत भी थी, जिस कीमत पर लकड़ी मिलती थी, उससे भी कई गुना कम हो गई उसकी कीमत। और इस सारे प्रोसेस में हेलमुट को बहुत बड़ा व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद जो उसका अकाउंटेंट था, उसके साथ मिलकर भी उसने शायद कुछ सरकार के साथ फ्रॉड किया होगा, कुछ उसने किया होगा घपलेबाजी। लेकिन इस सारे घपलेबाजी में जो अकाउंटेंट था, जिसके साथ मिल के उसने किया था, वो अकाउंटेंट सारा पैसा जो भी उसके पास नकद पैसा था उसे लेकर भाग गया। यानी दोहरी मार, एक ही वक्त पर हेलमुट के ऊपर दोहरी मार पड़ी। एक तरफ उसका फैसला गलत साबित हुआ, लकड़ी की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, लेकिन उसने बहुत महंगी कीमत पर बहुत ज़्यादा लकड़ी खरीद ली। दूसरी तरफ जो उसके पास धनराशि थी वो भी उसका अकाउंटेंट लेके भाग गया। तो कुल मिला के वो बहुत बुरे आर्थिक नुकसान में चला गया। अब हेलमुट तो अपने जो ये वित्तीय नुकसान था उसमें पूरी तरह से बिल्कुल फिनिश हो गया, तबाह हो गया। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसका समाज में रुतबा हो, नाम हो, धनवान व्यक्ति के रूप में वो पूजनीय हो, रिस्पेक्टेड हो, और अचानक से वो शून्य पे पहुंच जाए, तो उसकी जो आर्थिक हालत है वो है, समाज की नज़रों में उसके प्रति जो इज्जत और जो मान सम्मान है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस दौर से गुजर रहा था हेलमुट। एक धन की भी हानि और एक धोखा भी मिला, समाज की नज़रों में अब वो इज्जत नहीं रही। तो वो सारी चीज़ें ने उसको, हेलमुट को, हर तरह से, धन से भी और मन से भी तोड़ दिया। 16 नवंबर 1887 को एक त्यौहार का दिन था। शायद उस दिन एक ईसाई धर्म का एक त्यौहार होता है जिसे पश्चाताप का और प्रार्थना का दिन कहा जाता है। उस दिन, उस त्यौहार के बाद हेलमुट अपने कार्यालय में वापस आता है, अपने ऑफिस वापस आता है, और अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर उसने खुद को गोली मार दी। 23 नवंबर 1887 को उसकी मृत्यु हो गई। अब हम आ जाते हैं हेलमुट के रीबर्थ पर। अब ये कहानी का बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है, इसे समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि हेलमुट की मृत्यु हुई 23 नवंबर 1887 को, लेकिन रूबर्ट शूल्स, जो हेलमुट का ही रीबर्थ है, उसका जन्म हुआ 19 अक्टूबर 1887 को। हेलमुट कोहलर की मृत्यु के 5 सप्ताह पहले बर्लिन, जर्मनी में ईसाई माता पिता के पास हुआ। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि रूबर्ट शूल्स का बर्थ हेलमुट कोहलर की मृत्यु से 5 सप्ताह पहले हुआ। अब अगर इस केस का आप खंगालेंगे, डटोलेंगे, तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जो विभाजित पुनर्जन्म के जो मामले होते हैं, ऊर्जा का विभाजन, उसके साथ जो पुनर्जन्म होता है, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब हेलमुट का तो केस, चलिए अभी ये तो केस चल रहा है, ये तो हम आगे जिक्र करेंगे। अभी बीच में मुझे एक और केस याद आ रहा है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पाथ ऑफ पीस चैनल पर, जिसमें मैंने बताया था, ये शुरुआती कड़ियों में ही है, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार एक महिला जो कि अपने पति के चले जाने के बाद प्रेत रूप में या भूत रूप में कह लीजिए अपने ही घर में रह रही थी, और वो उस घर में लोगों को दिखती भी थी, और कई वर्ष रही वो भूत रूप में उस घर में, और उसी का बर्थ कहीं और हो जाता है, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती थी। तो जब वो महिला एक दिन यूं ही ड्राइव करते करते बस कैसे उसके मन में इच्छा हुई और वो मुड़ के उसी इमारत की तरफ आती है
जहाँ उसी की शक्ल सूरत से मिलती जुलती एक भूत आत्मा रहती थी, जहाँ पे लोग कहते थे कि लोगों ने जब उसे देखा, उस महिला को जो उसी शहर में रहती थी, और कार ड्राइव करते हुए पता नहीं उसके मन में क्या आया और वो अचानक से उस घर के पास आ गई जहाँ पे वो भूत होने का जिक्र लोग करते थे। तो लोग उसको देख के हैरान थे कि उसकी शक्ल तो बिल्कुल वैसी है जैसा लोग उस भूतनी को देखने का जिक्र करते थे उस घर में। तो वो क्या था? वो भी विभाजित ऊर्जा का ही केस था। यानी एक ऊर्जा जो ऑलरेडी धरती पर एग्जिस्ट करती है, वो अभी आत्मालोक में नहीं गई है, लेकिन उसी की ऊर्जा का कुछ हिस्सा जो शायद सोल वर्ल्ड में रह गया था, उसने रीबर्थ ले लिया है धरती पर। इस तरह के एक केस का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपने पाथ ऑफ पीस चैनल पर। अब ये भी कुछ उसी तरह का केस है। ये भी विभाजित ऊर्जा की तरफ इशारा करने वाला केस है। जो लोग पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें तो समझने में मुश्किल होगी कि मैं क्या विभाजित ऊर्जा या समानांतर जीवन का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पहले चैनल पाथ ऑफ पीस पर जाएंगे तो वहाँ समानांतर जीवन क्या है और विभाजित ऊर्जा का क्या मतलब है, इसके विषय में आप समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, जब पाथ ऑफ पीस चैनल पर मैंने इस तरह के केस का जिक्र किया था तो कई कमेंट भी ऐसे आए थे कि इस तरह का कोई केस नहीं देखा है, लेकिन आज हम इसी तरह का केस समझ रहे हैं। खैर, क्योंकि ये आत्महत्या से रिलेटेड केस है, अगर आप आत्महत्या से रिलेटेड जो केस हैं जिस पर इयान स्टीफेंस की जो रिसर्च है उसे और गहराई से समझना चाहते हैं, तो एक पुस्तक है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ द सोल एंड द पर्पस ऑफ रिकार्नेशन। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में आत्महत्या के विषय में बताया जाएगा। अब हम हेलमुट का रीबर्थ रूबर्ट शूल्स के रूप में इस केस पर वापस आते हैं। यहाँ पर ये बात आप सोचिए कि रूबर्ट 9 माह तो अपनी माता के गर्भ में था और उसके बाद 5 सप्ताह वो गर्भ से बाहर था, और इतने वक्त तक हेलमुट जीवित था। अब हम रूबर्ट के बिहेवियर पर आ जाते हैं। बचपन से ही रूबर्ट जब भी परेशान होता था, कोई उसको डांट पड़ती थी या कुछ होता था, तो वो अपने हाथ में, जैसे अपने हाथ को पिस्तौल के आकार का बनाता था और ऐसे, मतलब जैसे उंगली को ऐसे ऊपर करता था जैसे वो पिस्तौल की नाल हो, और अपनी कनपटी पर रख लेता था और कहता था मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, नहीं मेरी बात मानते, नहीं मुझे चीज़ दिलाते, मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ। लेकिन रूबर्ट इस तरह का बिहेवियर इतनी ज़्यादा बार उसने किया, ये खेल उसने इतना ज़्यादा खेला कि जो उसकी मम्मी थी वो इस बात से परेशान होने लगी थी और वो उसे ऐसा करने से मना किया करती थी। इसी तरह से एक बच्चे के रूप में रूबर्ट का पिस्तौलों के प्रति बहुत गहरा आकर्षण था, और इसके अलावा उसे जहाज़ों का और शिपिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी उनमें भी बहुत दिलचस्पी थी। वो जहाज़ के मॉडलों को, तस्वीरों को, उनको एक संभाल के रखता था। उसके पास एक कलेक्शन था उनकी फ़ोटोज़ का। अब यहाँ पर एक बात ख़ास है कि रूबर्ट वो तो बर्लिन में पैदा हुआ था और एक ऐसे स्थान पर पैदा हुआ था जहाँ कोई बंदरगाह नहीं थी, तो उसका ये जो व्यवहार था ये थोड़ा सा अजीब था। अब जैसे जैसे रूबर्ट बड़ा होता गया तो उसकी पढ़ाई में तो कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन वो बिज़नेस में बहुत रुचि लिया करता था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसने स्कूल छोड़ ही दिया, क्योंकि वैसे भी वो पढ़ाई में कुछ खास अच्छा था नहीं, और उसने एक वितरण सेवा, कपड़े धोने से रिलेटेड एक व्यवसाय था, उसे करना शुरू कर दिया। जो उसका ये व्यवसाय था, उस समय जो युवा माताएं थीं जिनके बच्चे छोटे होते थे और कपड़े बहुत गंदे होते थे, तो उस समय उसका वो व्यवसाय बहुत चला। जैसे, और उसका ये व्यवसाय इतना ज़्यादा चला कि जब वो 20 साल का हुआ, यानी 18 साल की उम्र में उसने अपना ये बिज़नेस शुरू किया, और जब वो 20 साल का हुआ तो उसका ये बिज़नेस इतना बढ़ चुका था कि उसने लगभग 200 लोगों को अपने पास नौकरी पर रख लिया था। और उम्र पर गौर कीजिए, ये उस समय की बात है जब आज के ज़माने की तरह व्यवसाय की नॉलेज या इस तरह के कोई स्कूल नहीं होते थे। ये चीज़ कोई सिखाई नहीं जाती थी, बस एक कागज़ी पढ़ाई शिक्षा लोगों को दी जाती थी। उस समय की बात है।
उसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी कि उसके पिता द्वारा उसे कोई व्यवसाय की ट्रेनिंग दी गई हो, लेकिन वो बहुत सफल रहा अपने बिजनेस में। यानी वो पास्ट बर्थ से एक अच्छा बिजनेसमैन होने का गुण लेकर आया था। अब जैसा कि मैंने हेलमुट के बारे में कहा था कि वो भी अपने जो नगर था उसका एक जानी मानी हस्ती था, वहाँ की नगर पालिका में भी उसका नाम था, मतलब वहाँ पर एक रुतबा था उसका। इसलिए तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि नहीं मैं ख़त्म हो गया तो अब मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा, इसलिए तो उसने आत्महत्या कर ली। खैर, जो रूबर्ट था वो भी न सिर्फ उसने पैसा कमाया बहुत छोटी सी उम्र में, बल्कि वो भी जो वहाँ के समुदाय के मामले थे उनमें भाग लेने लगा। एक तरह से वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट करने लगा और वहाँ का जो स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स था उसका भी वो सदस्य बन गया और बर्लिन के नगर परिषद का भी वो प्रतिनिधि बन गया। और ये सब राजनीति में उसका इंटरेस्ट, बिजनेस में उसका इंटरेस्ट, ये सब कुछ वो पास्ट बर्थ से लेकर आया है, क्योंकि हेलमुट में भी इस तरह की प्रतिभा थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में और उस वक्त रूबर्ट 51 साल का था। और इस सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से भी रूबर्ट के जीवन पर और उसका जो बिजनेस था उस पर काफ़ी असर पड़ा। और बर्लिन में जो बमबारी हुई, तो इन सारे हालातों में क्या हुआ, यहाँ पे गौर कीजिए, 51 साल की उम्र में, बहुत बड़ी आयु में जाकर ये रहस्य उद्घाटन हो रहा है, बहुत बड़ी आयु में जाकर। मैंने कहा ना आपको, ये केस अपने आप में अनोखा है, बहुत सारे नए पहलुओं को लेकर आ रहा है। तो 51 साल की उम्र में उसके पास्ट बर्थ की यादें उसकी ऊपरी सतह पर, बस उसके मन की ऊपरी सतह पर आनी शुरू हुई। अब क्या हुआ, किस तरीके से हेलमुट की यादें रूबर्ट के सामने आई, इसका जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे। अगर आप आत्मा के विषय में इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे पहले चैनल पाथ ऑफ पीस पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारी दी गई है, लेकिन वो समझने में थोड़ी मुश्किल है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ